नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 फरवरी और आज हम लोग देखेंगे कि हमारे दैनिक क्विज के इस सत्र में कौन कौन से प्रश्न हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप बायजूस आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं, तो आपके लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। डेट याद रखिएगा, 26 फेब सुबह 11 बजे। इस परीक्षा में बैठने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 26 फरवरी सुबह 6 बजे तक है, तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 90% तक की स्कॉलरशिप आपको इस परीक्षा के माध्यम से मिलेगी, तो इस परीक्षा को देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब अपने सत्र को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, संगीत नाटक एकेडमी के संदर्भ में आपके सामने कुछ कथन है, सही कथन की पहचान करनी है। यह भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला एकेडमी है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सदाशिव राव थे। संगीत नाटक एकेडमी संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, यहां पर हमारे राष्ट्रपति के द्वारा संगीत नाटक एकेडमी की जो फेलोशिप्स होती हैं, इनको प्रस्तुत किया गया है, इस वजह से ये पुरस्कार चर्चा में आ गए हैं। अब अगर संगीत नाटक एकेडमी के बारे में मैं आपको बताऊं, तो भारत के अंदर संगीत की बात कर लें, नृत्य हो गया या नाटक हो गया, इन तीनों ही फील्ड में इस एकेडमी का संबंध है। 1952 में, और 1952 में तब यहां पर शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, उसके अंडर में इस एकेडमी को इस्टेब्लिश करा गया था। पहले अध्यक्ष जो थे वो, उनका नाम यहां पर पीवी राजमन्नार था। ठीक है। अब इसके अंदर एक फेलोशिप भी मिलती है। ठीक है, तो इसको फेलोशिप अलग होती है और अवार्ड अलग होता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। तो इस फेलोशिप के अंदर ना मैक्सिमम एक बार में 40 लोगों को अवार्ड दिया जाता है, फेलोशिप दी जाती है। और इसमें एक और चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, यहां तक कि राष्ट्रीयता के आधार पर भी कोई भेदभाव यहां पर नहीं किया जाता। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। तो पहला वाला कथन एकदम सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो इसके अध्यक्ष थे वो पी राजमन्नार थे। तीसरा वाला कथन एकदम सही है, क्योंकि अब ये संस्कृति मंत्रालय के अंदर एक स्वायत्त निकाय के रूप में आने लगा है। पहले ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता था। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे, लैब ग्रोइंग डायमंड्स के बारे में आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं, सही कथन की पहचान करनी है। प्रयोगशाला में जो विकसित हीरे हैं, उनके भौतिक और प्रकाशिकी गुण प्राकृतिक हीरे के समान होते हैं। प्रयोगशाला में हीरे को बनाने की तुलना में पृथ्वी से प्राकृतिक हीरे को निकालने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। अब देखिए, लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में आपको पता है, इस बार बजट में भी इनको लेकर फंडिंग करी गई थी, और बेसिकली आईआईटी मद्रास के अंदर इस टाइप की लैब जो है उसको बनाया जा रहा है। दो विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों याद रखिएगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और दूसरी है रासायनिक वाष्प जमाव। अब देखिए, जो हीरा होता है ना, तो प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है। प्रकृति में जो हीरा बनता है उसको कई मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बट जब हम लोग लैब ग्रोन डायमंड्स की बात करते हैं तो इसको ऐसा बोला जाता है 35 से 45 दिन के अंदर एक जो डायमंड है उसको बना लिया जाता है। और इन दोनों के प्राकृतिक गुणों की बात कर लें, रासायनिक गुणों की बात कर लें, तो एकदम सेम होते हैं। अब जब प्राकृतिक रूप की बात करते हैं तो उसमें भी देखिए हाई प्रेशर होता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से इनको निकाला जा रहा है, और हाई टेम्परेचर भी होता है। यही सेम एनवायरनमेंट अगर हम लोग लैब में क्रिएट कर पाएंगे तो हम इनको निर्माण करते हैं। तो वही प्रोसेस यहां पर भी यूज होता है। तो पहला वाला कथन भी यहां पर सही हो जाएगा, और दूसरा वाला कथन भी। पृथ्वी से जो हीरा निकलता है उसमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि उसकी माइनिंग वगैरह करनी होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेशन से सुमेलित है। आपके सामने ये 4 ऑपरेशंस दे रखे हैं। मैं ये चाहता हूं आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि एक एक ऑपरेशन के बारे में मैं बताता जाऊंगा। तब तक मैं बताता हूं, देखिए ये चर्चा में क्यों आया। कुछ समय पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी जयपुर डिक्लेरेशन के बारे में। तो वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, तो ये भारत में आयोजित हो रही है, तो उसी में जयपुर डिक्लेरेशन, ये एक एमओयू कह लीजिए, इसके ऊपर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज और जो हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इन दोनों ने सहमति जताई है। इसका थीम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। अब मैंने पहले भी आपको बताया था वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस के बारे में। तो यहाँ पर जो रेलवे हैं, जिन जिन देशों के अंदर रेलवे है, तो इस रेलवे ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा प्रोत्साहन देना, प्लस इसके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी इनसे होने वाले
खतरे हैं, उनको किस तरीके से निपटाया जा सकता है, उसके बारे में भी यहां पर बात होती है। अब ऑपरेशन आहट की बात करते हैं, तो जो आहट है वो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन के अंदर जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं उसमें महिलाओं और बच्चों इनकी तस्करी करी जाती है, तो उस चीज को रोकने के लिए यह ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। इसके सामने लिखा हुआ है वन्य जीवों के अवैध व्यापार, तो यह कथन गलत हो जाएगा। ऑपरेशन अमानत, अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें क्या है कि जो यात्रियों का सामान खो जाता है ना, तो उसको किस तरीके से यात्रियों तक पहुंचाया जा सकता है, तो उसके लिए स्टार्ट किया गया था। तो बच्चों का बचाव, यहां पर यह भी कथन गलत है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसमें बेसिकली जिन बच्चों को छोड़ दिया जाता है स्टेशन पर या जो अकेले पाए जाते हैं, तो ये उनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन था, यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान, ये बिल्कुल गलत है। ऑपरेशन वाइलैप, वाइलैप को ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में WILEP, ठीक है। ये बेसिकली था जो स्मगलर होते हैं ना और इलीगल ट्रेड करते हैं वाइल्ड लाइफ जानवरों से जुड़ी हुई वस्तुओं का और रेलवे के माध्यम से, तो उस चीज को रोकने के लिए था, ना कि महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। तो ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको चारों ऑपरेशंस के जो मुख्य पॉइंट थे वो भी बता दिए, तो यहां पर कोई भी कथन सही नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन है, भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय और पहले निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और यह समूह भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अब देखिए ये चर्चा में क्यों आया, यहां पर हमारे लोकसभा स्पीकर ने जितने भी लॉ मेकर्स हैं जो विधि बनाते हैं, तो उनके सामने ये चीज रखी है कि आप लोग ना जो साइबर बुली होती है या फिर जो ड्रग एब्यूज होता है, इसको खत्म करने का प्रयास भी करिए। इसके ऊपर कोई नियम कानून ऐसा बनाना चाहिए। अगर यदि कोई नियम कानून बना है तो उसमें मॉडिफिकेशन की यदि जरूरत है, जिससे कि साइबर बुली और ड्रग अब्यूज को कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए, जब हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपको पता होगा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, तो यहां से इनके पद का सृजन हुआ था। उस टाइम पे यहां पर जो अध्यक्ष होते थे ना, इनको बोलते थे प्रेसिडेंट, और जो उपाध्यक्ष थे इनको बोलते थे डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और ये तो पहले वाले कथन में जो 1935 लिखा है ये गलत हो जाएगा, ये एकदम सही कथन है। पहले निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल थे। थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, जो अध्यक्ष होते हैं वो भारतीय संसदीय समूह, ये जो IPG ग्रुप होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं और भारत की संसद और विश्व की संसदों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, केवल 2 और 3। 2007 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देख लेते हैं। आपके सामने 2 कथन है, सही कथन की पहचान करनी है। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक तापांतर अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक तापांतर अधिक है। आपको यह पता होना चाहिए कि यदि आप एरिया वाइज बात करोगे, ठीक है, तो जो अटलांटिक महासागर है, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं और ये एरिया की तुलना कर रहा हूं, इसका आकार पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर से छोटा है। तो जिस महासागर का आकार बड़ा होगा ना, तो वहां पर तापमान जो है वो वितरित हो जाता है, बट परंतु इसका आकार छोटा है, तो यहां पर तापमान सडनली ड्रॉप होगा, सडनली हाई हो जाएगा। तो जो तापांतर आएगा ना वो बहुत अधिक आएगा। तो यहां पर अटलांटिक में तापांतर अधिक होगा, जबकि कथन में कह रहा है कि प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक तापांतर अधिक होगा। तो पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। दूसरे वाले कथन को देखो ध्यान से, तो हमें पता है कि उत्तरी गोलार्ध में जब बात करते हैं तो यहां पर स्थल मंडल की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दक्षिणी गोलार्ध। ये भी हमको पता है कि जल की बात करते हैं तो जल में देर से जल ठंडा होता है और देर से जल गर्म होता है, जबकि स्थल जो होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर स्थल ज्यादा होगा वहां पर तापांतर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है, तो यहां पर तापांतर आपको कम देखने को मिलेगा। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक तापांतर अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आज के तथ्य पे नजर डालते हैं। आज का तथ्य जो है वो भारतीय खाद्य निगम FCI से संबंधित है। देखिए यहां पर क्या हुआ है, 5.07 LMT इतने गेहूं को ऑक्शन किया गया, यानी इसकी नीलामी करी गई है, और ये तीसरा ई ऑक्शन था FCI की तरफ से। बेसिकली यहां पर जो आरक्षित मूल्य था वो था 2138 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से, ठीक है, परंतु जो यहां पर नीलामी हुई है वो 2172 रुपीस पर क्विंटल के हिसाब से हुई है। अब ये तो हो गई न्यूज की बात, ठीक है।
अगर इसमें भी आप ऑक्शन की बात करोगे तो जितना यहां पर आप देख रहे हो 5.07 क्विंटल, तो इसमें अकेले 1.39 जो क्विंटल गेहूं है वो हरियाणा, पंजाब, एमपी से गया है। बाकी का गेहूं है वो आपका भारत के बाकी हिस्सों से गया है। अब यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एफसीआई जो संस्था है, तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए सांविधिक निकाय है। कौन से अधिनियम था ये? भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अंडर में इसको बनाया गया था और इसकी स्थापना 1965 में करी गई है। अब बेसिकली इसको बनाने के पीछे सरकार का तर्क ये था कि जब देश के अंदर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है जैसे भीषण अन्न संकट होता है, ठीक है, और गेहूं एक ऐसी चीज है जिसका अभाव उस समय भी नहीं होना चाहिए, तो यहां पर ऐसे इमरजेंसी के दौरान गेहूं की शॉर्टेज ना हो, इस वजह से इस निकाय की स्थापना करी गई थी। इसी के तहत आप ये भी देखो कि 1965 में ना जो सीएसीपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसका भी गठन किया गया था। अब नाम से ही पता लगा सकते हैं आप कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी हमारे कृषि उत्पाद होते हैं ना, उनके लिए एक बैलेंस्ड यानी कि संतुलित और एकीकृत यानी कि एक समान जो मूल्य संरचना होती, किस तरीके से मूल्य डिसाइड करा जाएगा, उस उद्देश्य के लिए किया गया था। जो हम लोग एमएसपी जानते हैं ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उसके बारे में जो सजेशंस होते हैं वो सीएसीपी के द्वारा यहां पर दिए जाते हैं। अब अगर एफसीआई के मुख्य कार्यों की बात करें तो ये तो कारण हो गया कि भाई भीषण अन्न संकट की वजह से गेहूं की शॉर्टेज ना हो, इस वजह से इसकी स्थापना करी गई थी। परंतु इसका मुख्य कार्य होता है वो यही है कि जो भी हमारा खाद्यान्न है यानी कि फूड ग्रेन्स हमारे होते हैं ना, और जो भी खाद्य पदार्थों की खरीद होती है या फिर इनका जो भंडारण करा जाता है, स्टोरेज करा जाता है, इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें काउंट होता है, और इसका वितरण, और लास्ट में आ जाता है क्या? बिक्री। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। एक तो खाद्यान्नों की खरीद करते हैं, उसका भंडारण करना, उसका परिवहन करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उसका वितरण करना और सेल करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के होते हैं। टोटल यहां पर 5 जोन्स में इसको डिवाइड करा गया है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं, दोनों ही करंट अफेयर के प्रश्न हैं। संसद रत्न अवार्ड हाल ही में इनकी घोषणा हुई है। मेरे को बताइए इस अवार्ड को देने का क्राइटेरिया क्या होता है, यानी किस आधार पर यह दिया जाता है और कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता हूं, कल के द हिंदू में हम लोगों ने इस पर चर्चा भी करी थी। केलाडी साइट ये एक जगह है, बताइए ये क्यों चर्चा में आ गई। तो आज के दैनिक क्विज में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन प्रश्नों का उत्तर भी कमेंट के द्वारा दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी दैनिक क्विज के अगले सत्र में। तब तक अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।